Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims Revision Series. इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी में फ़िलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में भी देखेंगे। शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं देखिए, और यहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके आने की संभावना भी बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट अगेन दे आर नॉट प्रोबेबल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आई हैं। हाँ, समय समय पर तुलु लैंग्वेज को लेकर के हमेशा डिमांड उठती है, तो उसके बारे में देख लेंगे और इसी वजह से क्वेश्चन पूछे आने की अगर संभावना होगी तो पूछा जा सकता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज़ बीइंग रिटन अंडर पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 के अंडर में इस चीज़ को लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के आर्टिकल नंबर 351 तक इसका मेंशन किया गया है। वन बाय वन करके अगर हम लोग इसके पूरे प्रोविज़न को देखें तो यहाँ पर चैप्टर 1 में बात किया गया है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन को लेकर के। इसमें 343 में बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी। 344 में इसी तरीके से कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के बताया गया है। देखिए, शुरुआती दिनों में जब ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी एंड दैट नेम वाज खेर कमेटी। खेर कमेटी बनाई गई थी और ये ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के ही बनाया गया था कि आखिर में लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो अल्टीमेटली डिसाइड यही किया गया था कि जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो हिंदी होगी और वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, लेकिन जो न्यूमेरिक होगी, मतलब जो भी हम लोग नंबर वगैरह लिखेंगे उसको रोमन स्टाइल में लिया गया है कि हाँ ठीक है, वी विल टेक दिस एज अ रोमन फॉर्मेट। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए अगर कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है तो सेंटर स्टेट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को लिया गया फ़िलहाल के लिए, और ये कहा गया कि ठीक है दिस विल बी टेम्प्ररी, लेकिन आगे जा कर के हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हिंदी को ही प्रमोट करें, बट जब तक हिंदी नहीं प्रमोट हो रही है तब तक हम लोग इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। इसके पीछे सिंपल रीज़न था कॉलोनियल हिस्ट्री। शुरुआती दिनों में जो भी इंटर स्टेट आपस में कम्युनिकेशन होती थी वो मेनली हिंदी में होती थी और इस कारण से इंग्लिश में होती थी, और इसी वजह से इस चीज़ को कंटिन्यू भी कर दिया गया ताकि इस इंटर स्टेट रिलेशन में कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों स्टेट, सपोज़ मान लेते हैं कि दिस इज़ स्टेट नंबर 1, दिस इज़ स्टेट नंबर 2, और अगर ये दोनों ही स्टेट कंपैटिबल हैं हिंदी में एंड दे वांट टू कम्युनिकेट इन हिंदी, दे विल, इनफैक्ट ये आराम से हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेट आपस में ही जब भी इंटर स्टेट या फिर सेंटर स्टेट आपस में जब भी कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, स्टेट में अडॉप्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज जिसमें भी उनको लगे कि हाँ ठीक है आई एम कंपैटिबल इनफ। इस चीज़ को कोशिश ये की जाती है कि हिंदी में ही रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड चैप्टर में बताया गया है रीजनल लैंग्वेज को लेकर के। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के बारे में बात किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख लिए। 346 में ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंटर स्टेट, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या सेंट्रल स्टेट के बीच में बातें होती है तो उसके बारे में बताया गया है, जिसको कि अगेन हम लोगों ने देख लिया। 347 में बताया गया है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इनफैक्ट हम लोगों ने आर्टिकल नंबर जब 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 जब बात किया था तो यहाँ पर हम लोगों ने रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात किया था। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब यही लैंग्वेज का ही माइनॉरिटी है। अगर कोई बंदा, कोई सेक्शन ऑफ कोई कम्युनिटी अगर लैंग्वेज को लेकर के अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकता है, और उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी किया गया। और इनफैक्ट आर्टिकल नंबर 347 इसी चीज़ को और बूस्ट करता है, ये कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं लैंग्वेज को लेकर के बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सिमिलरली इसी तरीके से चैप्टर 3 में बताया गया है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि जुडिशरी के लिए। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट दैट शुड बी इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी के कोर्ट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर फ़िलहाल के लिए बात किया जाए तो ठीक है, दे हैव टू यूज़ इंग्लिश फॉर एनी डिग्री। अगर कोई भी इनको जजमेंट, बिल्स, एक्ट कुछ भी बनाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को लिया जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पर रहेगा। आर्टिकल नंबर 349 में स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉ रिलेटिंग टू लैंग्वेज को लेकर के बताया गया, जो कि हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं आप इसे।
फिर इसके बाद से स्पेशल डायरेक्टिव्स के बारे में बताया गया, लाइक आर्टिकल नंबर 350। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि प्रमोशन कैसे करनी है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 350 में जैसा कि बताया गया है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस। यहाँ पर यह बताया गया है कि हिंदी कोशिश की जाएगी लेकिन रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी, यानी कि जो भी बंदा किसी भी रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड है तो वो अपनी भाषा में अपनी जो भी ग्रीवांस है उसको शेयर कर सकता है। 350A में इसी तरीके से बताया गया फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर लैंग्वेज एट प्राइमरी, जो प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर मदर टंग वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। और यही चीज़ सर्व शिक्षा अभियान जो है यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जितने भी सर्व शिक्षा अभियान के दौरान में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं वहाँ पर मदर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है टू इम्पार्ट द एजुकेशन। सिमिलरली इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 350B में एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी व्यवस्था की गई है, जो कि ये देखेगा कि लैंग्वेज को लेकर के क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करेगा और देखेगा कि लैंग्वेज के लेकर के जो भी माइनॉरिटी है उनका किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉयटेशन या फिर किसी प्रकार से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। यही इंश्योर करने का काम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रहेगा। फिर आर्टिकल नंबर 351 में इसी तरीके से बताया गया डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको लेकर के आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी को एज अ लैंग्वेज डेवलप करने के लिए क्या कोई प्रोविज़न है। तो आपका आंसर होगा येस, देयर आर प्रोविज़न्स। हम लोगों के अंदर प्रोविज़न है जिसको डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली रिलेटेड विद माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी लैंग्वेज को लेकर के। इसको लेकर के फिर अल्टीमेटली एक शेड्यूल लैंग्वेज बनाई गई। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब यही है कि अगर कोई लैंग्वेज बहुत पुरानी है, कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, ओरिजिनल टेक्स्ट इसके हैं और इसकी एंटिक्विटी मतलब कि इसके पुराने टेक्स्ट हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि शेड्यूल लैंग्वेज है। देखिए, हालांकि ये मुद्दा अब पॉलिटिकल बन चुका है और अब पॉलिटिकल गेन के लिए लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है। अगर बात किया जाए लैंग्वेज, शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर जो कि अभी रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 22 लैंग्वेजेस को लेकर के पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज है। ध्यान ये रखना है कि इसमें एक नेपाली लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर के कि आखिर में ये क्या चीज़ है और इसका काम क्या है और इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए, जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का गठन किया गया और इसको आर्टिकल नंबर 350B में मेंशन किया गया है। ये एक सिंगल मेंबर की बॉडी होती है, तो दिस इज सिंगल मेंबर बॉडी। और ये सिंगल मेंबर बॉडी किसके मतलब दिशा निर्देश पे काम करती है, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के साथ मिल करके ये काम करती है। तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के कह सकते हैं कि हेल्प के साथ में ये काम करती है। इनके अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, तो अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट साहब जो होती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कर देते हैं। कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन या फिर टेन्योर या फिर रिमूवल या फिर पोस्ट रिटायरमेंट, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बस ये बताया गया है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो कुछ भी बातें होंगी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल में डिसाइड करती है। तो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ एक्चुअली द डिसाइडिंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और ये चीज़ रिकमेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब उसी हिसाब से काम कर लेते हैं। अगर बात किया जाए इनकी अगर रिमूवल करानी है तो रिमूवल कराने के लिए या फिर रेजिग्नेशन कराने के लिए प्रेसिडेंट साहब इज़ द अथॉरिटी, प्रेसिडेंट साहब ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अगेन कोई खास यहाँ पर डेवलपमेंट है नहीं, सिंपल बेसिक प्रोविजंस हैं, लेकिन इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रोबेबल क्वेश्चन कोई आता नहीं यहाँ से। अब देखिए, रिसेंट में तुलु लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड उठी है। तो तुलु लैंग्वेज एक द्रविडियन लैंग्वेज है और इनफैक्ट संस्कृत के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ये लैंग्वेज एक समय पर हुआ करती थी। तो तुलु इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन बाय 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, दक्षिण कन्नड़ा
एंड उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, हालांकि इतना डीप में आएगा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द्रविडियन ओरिजिन लैंग्वेज और ये कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पर बोली जाती है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा खासा कह सकते हैं कि तुलु स्पीकिंग पीपल हैं एंड सम स्कॉलर सजेस्ट तुलु इज़ अमंग द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज विद अ हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर। और इसी के बेसिस पर इनको शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड करने की डिमांड की जा रही है। नियर फ्यूचर हमें हो सकता है देखने को मिल जाए कि तुलु लैंग्वेज को एज अ 23rd लैंग्वेज भी इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है, इसी को कंफ्यूज करते हुए बनाया जा सकता है कि तुलु लैंग्वेज इज़ द रिसेंटली एडेड 23rd शेड्यूल लैंग्वेज। तो आपका आंसर होगा फिलहाल के लिए नो, क्योंकि अभी ऐसा कोई काम किया नहीं गया है, अभी इस पर केवल और केवल डिबेट बातें चल रही हैं। इसी तरीके से रॉबर्ट कॉल्डवेल, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड टुलु वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि ये एंटिक लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है और इसकी ओरिजिनल रिलीजियस कह सकते हैं कि लैंग्वेज भी है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अब हमारे पास आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए, रिसेंट में पंचायती इलेक्शंस हुए हैं यूपी में और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि पंचायती इलेक्शन था लेकिन ये ऑल इंडिया का ये अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और इसी कारण से अगेन एग्जामिनेशन पे आप एक क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखते हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए पिछले 4-5 सालों में तो देखिए कोई ख़ास क्वेश्चन इस पर बना नहीं है, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अगेन यूपी का जो इलेक्शन था वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था लगभग सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे वायलेशंस हुए थे राइट्स के, कई सारे मामले निकल करके आए थे, कई सारे वुमेन डिग्निटी के भी मामले निकल करके आए हैं और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से अपने पावर का मिसयूज़ कर सकती है ये भी बात देखने को मिली थी। तो इस वजह से अगेन इस पर एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक प्रोविज़न को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। बेसिक प्रोविज़न हमेशा आपको बेसिक प्रोविज़न ही ध्यान रखने होते हैं। क्वेश्चन हमेशा इन्हीं बेसिक प्रोविज़न के इर्द गिर्द ही बनाया जाता है, चाहे कितना भी ट्विस्ट किया जाए, बेसिक प्रोविज़न के थ्रू आप किसी भी तरीके का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहानी शुरू होती है 1957 से ही, बलवंत राय मेहता कमेटी से ही। एक्चुअल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो हमारी पंचायत थी, पंचायत तो ऐसा है नहीं कि अभी नया नया बनाया जा रहा था, पंचायत हमारी पुरानी धरोहर है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि वैदिक टाइम से ही पंचायत चला करती थी और उसके बाद से जब भी अरबिक इन्वेजन्स हो रहे हैं या फिर मुग़ल इन्वेजन्स हो रहे हैं, इन सारे इन्वेजन के बावजूद पंचायत जो है वो कंटिन्यूड रही, वो चलती रही। इवन जब ब्रिटिशर्स भी आए थे तो भी इस पंचायत को नहीं छेड़े थे, वो पंचायत अभी भी चलती रही थी। वो बात दूसरी है कि इसका रेगुलेशन करा दिया गया था, ज़मींदारी करा दी गई थी, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पंचायत चल रही थी। एंड इवन दिस इज़ ग्रास रूट फॉर्मेट। ग्रास रूट फॉर्मेट होने के कारण से हमारे जो गांधी जी थे, इनका भी यही व्यू था कि पंचायत को हमारे चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो होता है ग्रास रूट से कनेक्टेड है और ग्रास रूट की प्रॉब्लम को वहीं पर अगर सॉल्व कर दिया जाएगा तो फिर ये आगे बड़ा नेशनल स्टेट का कोई मुद्दा नहीं बनने पाएगा। और इसी कारण से पंचायत को देखा गया कि हमें इसे डेवलप करने की ज़रूरत है, लेकिन डेवलप करें तो करें कैसे। अब यहाँ पर ये बातें हो गई कि चलो ठीक है, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब गवर्नमेंट्स आती हैं तो इन लोगों ने पंचायत को देखा कि ठीक है, वी कैन यूज़ दिस थर्ड टीयर एज अ फॉर्मेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द सर्विस। तो शुरुआती दिनों में इसे केवल और केवल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के तौर पर देखा जा रहा था और इनफैक्ट इसको देखते हुए अल्टीमेटली नागौर दैट इज़ इन राजस्थान नागौर में सेम इसी डिलीवरी ऑफ द सर्विस के लिए आगे इनको पंचायत जो है उनको कहीं ना कहीं जो होता है कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी और इनको ये कहा गया था कि चलो ठीक है, डिलीवरी ऑफ द सर्विस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमें देख सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर आखिर ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मॉडल जो होता है वो फेल कर गया था। पायलट प्रोजेक्ट था लेकिन मॉडल फेल कर गया था। फेल होने के पीछे जब भी कोई चीज़ फेल होती है तो हमें पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए कि आखिर में फेल हुआ तो क्यों हुआ, और इस स्टडी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सादिक अली कमेटी। तो दिस वॉज सादिक अली कमेटी।
सादिक अली कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि पंचायत फेल होने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था कि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को जानकारी नहीं हुई कि हम जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो हम पंचायत से जा करके ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो भी पावर्स हैं पंचायत को डिलीवर नहीं करना चाहती हैं, फाइनेंशियल फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो सिंपल सी बात है कोई भी इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर पाएगा। तो सादिक अली कमेटी ने कहीं ना कहीं ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उस बेसिक प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखा दिया था कि इन दोनों प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वी कैन ईजिली स्ट्रेंथन आवर दिस थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। और इसी चीज़ के लिए समय समय पर तमाम कमेटीज़ बनाई गई। 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम वही जो हम लोगों ने फिलॉसफी डिस्कस किया कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को लेकर के हम लोग शुरुआत में पंचायत को देख रहे थे। अब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था CADP। ज्योग्राफी में हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा किए थे, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर कम्युनिटी एरिया प्रोग्राम। इस कम्युनिटी एरिया प्रोग्राम में कम्युनिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको फोकस की गई थी, उसको डेवलप करने की बातें कही गई थी। लेकिन अगेन ये जो डिलीवरी हो रही थी वो हो नहीं पा रही थी, इफेक्टिव नहीं रह रहा था और कहीं ना कहीं हर एक बंदा इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद से 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाई जाती है। अशोक मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो काफ़ी अच्छी थी और इनफैक्ट अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत ये हुआ था कि इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी उस रिकमेंडेशन के बाद सरकार ही गिर गई थी। तो सरकार गिरने के कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिकमेंडेशन थी वो भी ठंडे बस्ते में चली गई थी और इस कारण से अगेन फिर से मामला जो है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर 1985 में फिर वापस से मामला निकल करके आता है कि यार पंचायत का मामला एक था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेकिन वो फिर अटक गया था। तो फिर अल्टीमेटली फिर से एक नई कमेटी बनाई गई, GVK राव कमेटी। इस GVK राव कमेटी ने फिर अल्टीमेटली यहाँ जो गांव की डेवलपमेंट है और गांव की जो पॉवर्टी है इसको स्टडी करने के बेसिस पर पंचायत को स्टडी किया। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा सर्विस डिलीवरी ऑफ सर्विस का जो मामला था, जो हमारे गवर्नेंस का मुद्दा था, वो अब बदल करके इसका मामला रीजनल डेवलपमेंट पर चला गया था। तो दिस वाज रीजनल डेवलपमेंट। लेकिन खैर अल्टीमेटली दोनों ही फंडे एक दूसरे के साथ में ही कनेक्टेड हैं। रीजनल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नेंस भी होता है। हाँ, दोनों की प्रायोरिटी ज़रूर अलग अलग होती है। तो प्रायोरिटी ज़रूर बदल गई थी, सिचुएशन बदल गई, चुनाव बदल गए, इलेक्शंस बदल गए, तो फिर अल्टीमेटली प्रायोरिटी भी बदल गई। अल्टीमेटली बीच बीच में और भी कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि दांतेवाला कमेटी दैट इज़ ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग और हनुमंत राव कमेटी दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अब देखिए ये जो प्लानिंग वगैरह है ये अगेन सर्विस डिलीवरी को लेकर के और बेटर डेवलपमेंट को लेकर के ही बनाया गया था। तो दिस वाज सर्विस डिलीवरी रिलेटेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें बनाई गई थी। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए होता ये है कि सबसे नीचे के लेवल पे होती है गांव, तो दैट इज़ विलेज। सबसे नीचे के लेवल पे विलेज होती है। कई सारे विलेज को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं और ये जो ब्लॉक बनाने की जिम्मेदारी होती है वो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में होती है। ब्लॉक बना करके होता क्या है कि कुछ गाँव का एक समूह हो जाता है जिससे इन पर विजिलेंस करना, इनको ऑडिट करना, इनको मॉनिटर करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस ब्लॉक के लिए तमाम अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जैसे BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये बेसिकली खंड विकास अधिकारी। और ये जो खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो अपने एरिया का डेवलपमेंट करता है एंड ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि देखिए हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से समझना है, जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में हालांकि मंडल होता है बट अगेन वो बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जब हम आएंगे तो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने इसे तहसील से कवर कर रखा है। तो दिस इज़ तहसील्स, और तहसील को देखने के लिए यहाँ पर हमारे SDM साहब होते हैं और इन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए हमारे ADM साहब होते हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि प्रमोशनल पोस्ट होती है। लेकिन तहसील के बाद फिर सीधे नीचे अगर हम आएंगे तो फिर टाउन आ जाती है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो अर्बन मामले में चले जाता है। लेकिन अगर हमें गांव के मामले में जाना है तो अर्बन मामला तो चलिए ठीक है चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इजीली लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस भी हो जाता है और SDM साहब भी देखते रहते हैं।
लेकिन जो गांव का मामला होता है, विलेज का जो मामला होता है, वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कारण से गांव को अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर पहले गांव और मतलब कुछ ग्रुप ऑफ द गांव, ग्रुप ऑफ द विलेजेस को लेकर के ब्लॉक बना दिया जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर बीडीओ रहते हैं, और बीडीओ फिर एसडीएम को नहीं बट हाँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम लिया जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हर एक सेक्टर, हर एक सर्विस के लिए अपनी एक अथॉरिटी होती है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट को लेकर के हो, या फिर जैसे सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक अलग से अधिकारी होते हैं, जिला विकास कल्याण अधिकारी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से सीडीपीओ होते हैं। सीडीपीओ का मतलब होता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि आपके आंगनवाड़ी या फिर एएनएम, इन सब को लेकर के जो भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो सीडीपीओ होते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर हम लोग पूरे एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कह सकते हैं डिपार्टमेंट में तोड़ करके रखे हैं। तो यहाँ से विलेज का डेवलपमेंट करने के लिए भी अलग से सेक्टर्स बनाए गए हैं। लेकिन ये जितना भी हम लोग बातें किए, ये सब ब्यूरोक्रेटिक है, ये सब ब्यूरोक्रेटिक है। और देखिए, ब्यूरोक्रेसी, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो रिप्रेजेंटेटिव तो होते नहीं हैं, और इस कारण से ये केवल और केवल सर्विस डिलीवरी, जो भी सेंटर या जो भी स्टेट वाले बोलते हैं वो अपना काम ये लोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो काम करते हैं ये लोग, ये सर्विस डिलीवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल मान करके करते हैं। मतलब ये नहीं समझते हैं कि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, और इस वजह से वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से एक वर्क कल्चर में डिफरेंस आ जाता है। जन सुनवाई करना ये आम प्रतिनिधि का काम होता है, लेकिन जन सुनवाई कभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा होता है, ब्यूरोक्रेटिक बंदा होता है, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी जॉब है, ये उसकी जॉब है। लेकिन जो प्रतिनिधि है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस जॉब। एक डिफरेंस होता है दोनों में, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की, और इसी रिप्रेजेंटेशन के अल्टीमेटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की डिमांड की गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए। और यही डिफरेंस था एलएम सिंघवी के रिकमेंडेशन में और जीवीके राव के रिकमेंडेशन में। जीवीके राव साहब थे, इन्होंने स्ट्रक्चर को ब्यूरोक्रेटिक बनाने पर ध्यान दिया, क्योंकि इनका काम था रीजनल डेवलपमेंट सर्विस डिलीवरी, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर करा देना, ताकि ये एक जॉब के बेसिस पर डिमांड सारी चीज़ों की जो फुलफिलमेंट है, सर्विस डिलीवरी है, वो पहुंच जाए। लेकिन जो हमारे एलएम सिंघवी साहब थे, उनका ये कहना था कि देखिए, दिस शुड नॉट बी लाइक अ जॉब, दिस शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ओनली कम इफ दिस होल PRIs हैज़ टू बी गिवन टू एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे तब जाकर के ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो एलएम सिंघवी साहब ने इसीलिए रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कही थी। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से बाद में त्यूगोंग कमेटी बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को लेकर के, और गाड़ीगिल कमेटी बनाई गई थी पॉलिसी ऑन दिस कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम को लेकर के। ये जितनी भी कमिटीज़ हम लोगों ने बात किया, इन सारी कमेटी का आपको नाम पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में काम पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए इनको बनाया गया था। ये आपसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि आखिर में कौन सी कमेटी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि हम लोगों ने देख लिया है क्या स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगेन बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो हमारे दिस जीवीके राव कमेटी है वो इंक्लूड नहीं की गई है, इसलिए क्योंकि जीवीके राव कमेटी का रिकमेंडेशन था ब्यूरोक्रेटिक, और वो इंटायरली डिफरेंट था बाकी सारे कमेटी के रिकमेंडेशन के कंपेयर में, और इस वजह से उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, सबसे पहले क्राइटेरिया को लेकर के बलवंत राय ने क्या कहा था, अशोक मेहता साहब ने क्या कहा था, एलएम सिंघवी साहब ने क्या कहा था, और फिर गाड़ीगिल कमेटी ने क्या कहा है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो बलवंत राय साहब ने 3 टायर स्ट्रक्चर बोला था। 3 टायर का मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होंगी, दिस इज ग्राम पंचायत, फिर आपकी नगर होनी चाहिए, नगर पंचायत, और फिर आपका जिला परिषद होना चाहिए, तो दिस इज जिला परिषद। तो ये 3 स्ट्रक्चर में बनाया गया था। ऑब्वियसली वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो
क्या नाम देना चाहती है, बट दिस शुड बी 3 टायर, 3 टायर में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से लेकर के गांव को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा हमें। ध्यान आपको ये रखना है, देखिए हम लोग विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, प्योरली विलेज ओरिएंटेड, ठीक है। अशोक मेहता साहब ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 2 टायर में कर लेंगे और वो काम हो जाएगा। एलएम सिंघवी साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें 3 टायर में करना पड़ेगा। और सिमिलरली गाडगिल साहब ने भी कहा कि हमें 3 टायर में करना होगा। क्राइटेरिया अगर देखें हम लोग क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी किस तरीके की है, तो यहाँ पर देखिए बलवंत राय ने ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा था, लेकिन अशोक मेहता साहब ने कहा कि जिला परिषद जो होनी चाहिए दिस शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। यहाँ पर कोई फॉर्मुलेशन वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर प्योरली एग्जीक्यूशन होगा। और एग्जीक्यूशन करने का मतलब कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का बंदा यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरली रखे जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर इसकी अथॉरिटी में होते हैं। तो जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही कह सकते हैं कि इन्हीं के जो है कह सकते हैं कि दिशा निर्देश पे चलता है, इन्हीं के ही आदेशों पे चलता है, इन्हीं के गाइडेंस में चीज़ें चलती हैं। एलएम सिंघवी साहब ने इसी चीज़ को कहा कि जिला परिषद इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर शुड बी CEO ऑफ जिला परिषद। तो ये जो DDO है, DDO के बारे में, हालांकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा ही होता है, तो DDO के थ्रू बताया गया कि हमें जो है CEO ऑफ जिला परिषद रखना होगा। अब जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे एक साहब होते हैं जिनको बुलाता है CDO का मतलब ये होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर शुरुआत में क्या होता था, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज रिलेटेड विद योर सर्विस। होता क्या था शुरुआती दिनों में, जो भी IAS ट्रेनी IAS होते थे उनको CDO पोस्ट दिया जाता है। अभी भी हालांकि होता है, CDO पोस्ट दिया जाता है, लेकिन अगेन जहाँ पर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला CDO पोस्ट होता है उनको दिया जाता है IAS को पोस्ट को। लेकिन CDO केवल और केवल IAS नहीं बनते हैं, जो BDO होते हैं ये BDO भी प्रमोट करके इनको भी CDO बनाया जाता है। BDO का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट, CDO का मतलब होता है चीफ डेवलपमेंट। ये जो चीफ डेवलपमेंट होती है जैसे कि बड़े बड़े एरिया, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है जहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट वर्क होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं द सिटी ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए बहुत बड़ी सिटी हो रखी है और इसमें अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के भी डेवलपमेंट के बारे में बातें चल रही हैं। यहाँ पर एक गीडा है, दिस इज़ गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये डायरेक्टली CDO के द्वारा ही देखी जाती है। तो यहाँ पर हालांकि गीडा एक अलग से अथॉरिटी है, इसके वाइस प्रेसिडेंट अलग होते हैं, इसके प्रेसिडेंट अलग होते हैं, लेकिन अगेन जो होता है कहीं ना कहीं ये CDO इसमें फंक्शन करते हैं। चीफ डेवलपमेंट का काम इन्हीं के ही दायरे में रहता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जो जिला परिषद रहेगी दिस शुड कम अंडर दिस DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में होनी चाहिए। कहने का कुल मिलाकर के मतलब यही है कि ये ब्यूरोक्रेटिक रहेगा, तो दिस विल बी ब्यूरोक्रेटिक। ऑल इंडिया सर्विस के लोग यहाँ पर आते हैं। गाडगिल साहब ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर पंचायत कमेटी बना देते हैं, तो दिस शुड बी एग्जीक्यूटिव। ये खैर अलग चीज़ होती है, हम लोगों ने एलएन सिंघवी कमेटी को माना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो बलवंत राय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। लेकिन उसके बाद में जो अशोक मेहता साहब थे इन्होंने कहा था, रिकमेंड किया था, और सिमिलरली एलएम सिंघवी साहब ने भी रिकमेंड किया है, गाडगिल साहब ने भी रिकमेंड किया है। देखिए हमारे लिए जो कमेटी इंपॉर्टेंट है दिस इज़ अशोक मेहता कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी, ये दोनों कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली इन्हीं दोनों पर फोकस भी किया गया है इस टेबल में। न्याय पंचायत का मतलब ये होता है कि ग्राम के ही लेवल पर एक जो है जुडिशियल बॉडी बना दी जानी चाहिए, जो कि यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो भी मामला होगा वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े मामले नहीं होते, बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं। तो न्याय पंचायत के मामले में जो ब्यूरो मतलब कि जिस बलवंत राय मेहता कमेटी है वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बताती है। लेकिन जो अशोक मेहता कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी ये दोनों रिकमेंड करते हैं कि बनाया जाना चाहिए, ताकि जो नीचे के मामले हैं वो नीचे के लेवल पे ही सॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, इस पर कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट ना आने पाए। फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि यही तो मेन मुद्दा था, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर के बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी रखनी चाहिए, और सबने ही यही चीज़ बोली है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बात करें तो ये जैसा कि हम लोगों ने बोला कि जिला परिषद की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और उसके चेयरमैन होने चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है कि ही शुड बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। और सिमिलरली बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल फंक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड टू CEO ऑफ जिला परिषद, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होने चाहिए रेगुलेटर होने चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि जो हम लोगों ने अभी बात किया था
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब कि जिला परिषद लेवल पे, इस जिला परिषद के लिए IAS यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड बी द अथॉरिटी हियर, और यही चीज़ों को देखें, यही चीज़ों को मैनेज करें। यही बताई गई थी अशोक मेहता के भी द्वारा, और हालांकि LM सिंघवी ने भी काइंड ऑफ इसी तरीके की बातें कही थी, जिसको कि आगे अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि जो 3 लेवल थे उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिकमेंडेशन आई और अल्टीमेटली जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद में अल्टीमेटली इसे इंक्लूड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है इसे, तो स्ट्रक्चर क्या बनाया गया? देखिए, ये जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट ही डिसाइड करेगी कि आखिर में क्या करना है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं जिनको कि स्टेट को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रिंसिपल्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ये हैं जो कि आर्टिकल नंबर 243 में बताए गए हैं डेफिनेशन के तौर पर। 243A में ग्राम सभा को बताया गया है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा का मतलब आप ये सिंपली समझिए कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बेसिक फाउंडेशंस हैं, दे आर द फाउंडेशंस। और ये जो फाउंडेशन है ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो दिस इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्यों पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है? क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहीं पर आकर के अल्टीमेटली कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेटिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग डायरेक्टली आ रहे हैं, तो दिस इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये विलेज असेंबली जो होती है, यानी कि जो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो बेसिकली यहीं के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। तो यहाँ के ये रजिस्टर्ड वोटर रहेंगे तभी इनको इसमें पार्टिसिपेशन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप बाहर के हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं इस वाले गाँव से चलो लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के आपको मेंबर होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। हालांकि ऐसा पहले लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में भी हुआ करता था कि उसी स्टेट के या उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होने चाहिए। हालांकि बाद में उस चीज़ को हटा दिया गया, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल के मतलब ऑल इंडिया लेवल या फिर ऑल इंडिया स्टेट के वो सब इलेक्शंस हैं। लेकिन फिर गांव में रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कियोस्क हो जाएगा। जो भी इनके फंक्शंस होते हैं वो सिंपल सी बात है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगी कि कौन सी फंक्शन इनको देना है, कौन सी लिस्ट देनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनकी मीटिंग भी फिक्स होती है? यस, इनकी मीटिंग फिक्स होती है। मिनिमम मीटिंग इनकी फिक्स होती है। 4 दिन तो इनको मिलना ही मिलना है, बाकी इनके ऊपर होता है कब मिल रहे हैं। ये 4 दिन कब कब हो सकता है? ये 4 दिन होते हैं आपके जो लेबर डे होता है, लेबर डे के दिन ये लोग मिल लेते हैं। गांधी जयंती के दिन मिल जाते हैं, तो गांधी जयंती, और हमारी 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन तो ये लोग मिलते ही मिलते हैं। तो ये 4 डेज़ होते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, मिलना ही मिलना है। बाकी तो खैर कामकाज के लिए इन लोग मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243B के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया गया है कि आखिर में पंचायत की किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है वो अलग अलग लेवल पे किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी रिकमेंडेशन के ही बारे में बात कर लिया है। तो यहाँ पर 3 लेवल पे चीज़ें होती हैं। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, तो दिस इज़ दिस इज़ ग्राम पंचायत के लेवल पे होता है। दूसरी होती है जो पंचायत समिति होती है, तो दिस इज़ पंचायत समिति। ठीक है, नगर पंचायत जिसको हम लोग बोल रहे थे, दिस इज़ एक्चुअली पंचायत समिति। एंड फिर सबसे बड़े लेवल पे होती है दिस इज़ जिला परिषद, तो जिला परिषद होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये सब बॉडीज़ हैं। बॉडी का मतलब जैसे लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर एक बॉडी होती है, सेम वैसे ही ये भी एक बॉडी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ मेंबर्स आएंगे पहले, तो मेंबर्स रहेंगे ही रहेंगे, तो मेंबर होने चाहिए। कितने होंगे, क्या होंगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आता है। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे ये स्टेट लेजिस्लेचर बता देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है हम ये कह सकते हैं कि हाँ नंबर तो होगा ही, तो नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मेंबर में कई सारे लोग रहेंगे, तो सिंपल सी बात है हमें एक चेयरमैन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक चेयरमैन या फिर बोल सकते हैं हेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर कहा ये गया है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे फिर जिला परिषद हो, जो मेंबर का इलेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। तो दिस इज़ डायरेक्ट इलेक्शन और इसी तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो डिपेंड कर जाता है कि आप कैसे कराना चाहते हैं। तो जो हमारे चेयरमैन का इलेक्शन होता है उसके लिए दिस कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर में
लेकिन मेनली यहाँ पर जो होती है इनडायरेक्ट हो जाती है जो ये इलेक्शंस है। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि होता कैसे है, ठीक है, ये होता कैसे है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो दोज हु आर बिलोंगिंग टू विलेज एरिया या फिर कभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में या फिर पंचायत समिति के इलेक्शन में गए होंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले जो होती है इलेक्शन वो कराई जाती है ग्राम पंचायत की। यूपी में यही इलेक्शन हुए थे अभी रिसेंट में ही। तो ग्राम पंचायत को जो इलेक्शन होता है ये सबसे लोएस्ट लेवल का, सबसे नीचे लेवल का इलेक्शन होता है। यहाँ पर एक ग्राम प्रधान बनाए जाते हैं। तो दो लोगों का इलेक्शन होता है, एक होता है जो ग्राम प्रधान होते हैं जिसको प्रधानी का इलेक्शन भी लोकल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है और ये जो लोग हैं, पीपल हैं, वो डायरेक्टली, पीपल का मतलब जो ग्राम के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वोटर लिस्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, 1400 से 1500 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है और ये लोग ग्राम प्रधान अपना एक चुन लेते हैं। क्या एक बंदा कई सारे ग्राम प्रधान के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन वन विलेज, हाँ उस विलेज में वो वोटर होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए जनरली एक ही जगहों से ये इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन यहाँ से आ जाता है। जब ग्राम प्रधान अपने इलेक्शन को लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, अच्छा ग्राम प्रधान भी होता है और इस ग्राम प्रधानी के मेंबर ग्राम सभा के लोग भी होने चाहिए। तो ग्राम सभा के भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के मेंबर भी यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद से आपका आता है ये जो ग्राम प्रधान होते हैं, सेकेंड लेवल पे जो बनाई जाती है वो होती है आपकी पंचायत समिति। तो दिस इज पंचायत समिति। पंचायत समिति का इलेक्शन ग्राम प्रधान के इलेक्शन के बाद कराया जाता है और ये होती है इंटरमीडिएट लेवल की। दिस इज इंटरमीडिएट लेवल। 20 लाख की पॉपुलेशन को रजिस्टर, मतलब अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है तब जा करके इस पंचायत समिति को बनाया जाता है, अदरवाइज जिला परिषद सीधे आ जाती है। यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये इलेक्टेड जाते कौन कौन से हैं? जो ग्राम प्रधान, मतलब कि ग्राम प्रधान लोग होते हैं, ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, ये लोग भी, मतलब ये लोग जा सकते हैं वोट कास्ट करने, या फिर वहाँ की जो जनता है वो भी वोट कास्ट कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट इलेक्शन को हम लोग करा रहे हैं या इनडायरेक्ट करा रहे हैं। जनरली डायरेक्ट ही कराया जाता है। इवन इन द यूपी ऑल्सो वी हैड सीन डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ही कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग में ये सारे इलेक्शन कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर, ये नॉमिनेट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो दिस इज स्टेट गवर्नमेंट विच नॉमिनेट्स द बॉडी। और इस पंचायत समिति में जो यहाँ पर ग्राम प्रधान लोग हैं, सरपंच लोग हैं, ये लोग भी आते हैं। तो दिस इज ग्राम प्रधान लोग। लेकिन ये सारे ग्राम प्रधान एक साथ नहीं आते हैं। कुछ ग्राम प्रधान एक साल आते हैं, फिर कुछ अगले साल आते हैं, फिर कुछ अगले साल आते हैं। तो पंचायत समिति मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाई लेवल से लोवेस्ट लेवल को कनेक्ट करते हुए, जैसे पंचायत समिति नीचे कई सारे गाँव होंगे, तो दिस इज ग्राम, दिस इज ग्राम, दिस इज ग्राम, दिस इज ग्राम, और इस तरीके से इनको यहाँ पर कनेक्ट करके रखा जाता है डेवलपमेंट से, ताकि ये चीज़ों को देखते रहें। और सबसे ऊपर होती है वो होती है जिला परिषद। तो दिस इज जिला परिषद। जिला परिषद का इलेक्शन होता है और जिला परिषद के इलेक्शन में भी अगेन सेम वही प्रोसेस होती है। यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहाँ पर भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और जो पंचायत समिति के हेड होते हैं वो भी लोग यहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सारी बातों को देखते हैं। तो एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन किस तरीके से होता है। ग्राम प्रधान, हम लोगों ने जो कुछ भी बातें किया यहाँ पर वो सारा विलेज रिलेटेड बातें किया हुआ है, विलेज रिलेटेड सारी चीज़ें की हुई हैं। अब होता क्या है कि जो जिला परिषद है, ये जिला परिषद जो है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के साथ में कनेक्ट रहता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का अपना एक एजेंडा होता है और उस एजेंडा के बेसिस पर ये जिला परिषद को एक तरीके से गाइड करते रहते हैं कि हमें आगे कैसे डेवलपमेंट करनी है। अगेन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, यहाँ पर भी इसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर भी इसके कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 4/5 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में बात करें तो 4/5 जो मेंबर होते हैं ये लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और जो बचे हुए 1/5 मेंबर होते हैं दे आर नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये लोग जो है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? सारा कुछ देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट कर रही है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो भी रूरल अर्बन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के बेसिस पर चीज़ें निकल करके आती हैं। कुल मिलाकर के सिंपल आप ये समझिए कि ये विलेज के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सेम ऐसे ही सारा का सारा सिस्टम अर्बन एरिया के लिए भी होता है। अर्बन एरिया के लिए अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, बट अगेन आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम एक डेवलपमेंट के बॉडी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, कैसे हम एक रिप्रेजेंटेटिव गांव की जनता, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विलेज एरिया है, उस तक कैसे हम चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है ये डायरेक्टली जुड़ी होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। तो इस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जुड़ करके अल्टीमेटली जो भी डेवलपमेंट एजेंडाज हैं उनको डिलीवर कराती है जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ तक। समझ आ गया? ये पूरा पंचायत के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पर आर्टिकल इसी तरीके से पंचायत के कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट के बारे में बताया गया है। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि SC ST रिजर्वेशन के अलावा OBC का भी रिजर्वेशन होता है और वुमेन का भी रिजर्वेशन होता है। ये दो ऐसे रिजर्वेशन है जो कि हमें सेंटर और स्टेट में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन लोवेस्ट लेवल पे देखने को मिलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत के बारे में इसी तरीके से बताया गया, और ये होती है 5 ईयर, और ये जो 5 ईयर होती है वो फिक्स होती है। कहने का मतलब ये है हर एक पंचायत का अपना 5 साल का एक कह सकते हैं कि एजेंडा होता है। मान लेते हैं कि अगर पंचायत 5 साल नहीं चल पा रही है तो फिर क्या होगा, अगला इलेक्शन देखिए 5 साल के बाद ही होना होता है। अगर मान लेते हैं कोई बीच में 2 साल के बाद में यहाँ पर जो पंचायत है वो मतलब कह सकते हैं कि मेजॉरिटी नहीं है, ख़राब हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इलेक्शन होता ज़रूर है लेकिन वो केवल और केवल 3 साल तक काम करेगी। अब इसके बाद से फिर नई पंचायत गठित होगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं 5 ईयर का एक ब्लॉक होता है जिसके बेसिस पर पंचायत का इलेक्शन होता है। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उससे ये अलग होता है क्योंकि इनका टर्म जो है वो रिन्यू नहीं होता है, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बताया गया है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, कैसे टैक्स फंड्स क्या क्या जुटा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बताया गया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, एंड दिस इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, दिस इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो एक होती है जो हमारी फाइनेंस कमीशन होती है जो कि सेंट्रल वाली होती है, जहाँ पर इंटर स्टेट क्या डिलीवरी किया जाना चाहिए उसके बारे में, बजटरी एलोकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है फाइनेंस कमीशन। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वो ये बताती है कि स्टेट से गांव तक में कितना प्रपोर्शन फंड्स का जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर आपके ऑडिटिंग के बारे में बताई गई है, इलेक्शन टू द पंचायत, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, पार्ट नॉट टू बी अप्लाइड इन सर्टेन एरियाज, और इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप दिस। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आ जाते हैं जरा म्यूनिसिपैलिटी की ओर में कि आखिर में क्या इलेक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी भी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। जैसे 1687 में मद्रास में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई थी, 1727 में इसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता, फिर मायो रिजोल्यूशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा रॉयल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज रिलेटेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का था, इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के को एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया था, यानी कि स्टेट लिस्ट में एक तरीके से चला गया, स्टेट के प्रोविंसेस के दायरे में चला गया, और 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट आ गया था। अब देखिए ये जो म्यूनिसिपैलिटी है यहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं, जहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपकी अर्बन स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अर्बन स्ट्रक्चर। और अगर अर्बन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जो मामला होता है वो बहुत ही अलग होता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा फील ले लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या होती है, सबसे नीचे लेवल पे होती है विलेज, दिस इज़ विलेज एरिया। जो विलेज का एरिया होता है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, और इसके डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने इसी वजह से बहुत तरीके की बॉडी बना करके रखी है। इवन विलेज को ऊपर के लेवल तक, मतलब कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, दिस एक होता है जो आपका डेवलपमेंट रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, और दूसरी होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो ऊपर से नीचे की ओर में रिलेशन होता है जैसे जिला परिषद वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होता है या जिसको सेंसस टाउन भी बोलते हैं, ये होती है आपकी सेंसस रिलेटेड, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर होती है
जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो दिस इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इससे जो नीचे होती है वो आपकी नॉर्मल नगर निगम का टाइप की चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ यू कैन से नगर निगम, म्यूनिसिपल बोल सकते हैं आप इसको, एक सेकेंड, म्यूनिसिपल। तो दिस इज़ म्यूनिसिपल हो गया। और इसके नीचे अब क्या होती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। तो दिस इज़ नोटिफाइड एरिया कमेटी। और फिर होती है आपकी टाउन एरिया कमेटी। तो दिस इज़ टाउन एरिया, टाउन के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है ये सारा का सारा आ जाता है अर्बन स्ट्रक्चर को लेकर के। तो अब आपको आइडिया लगा होगा कि हम लोग जब पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, जहाँ पर विलेज एरिया एकदम इंटायरली अलग आ जाती है, इसकी डेवलपमेंट, इसकी सिस्टम PRIs के अंडर में आ जाती हैं। और जो ऊपर हम लोगों ने देखा ये म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आ जाती हैं। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के डेवलपमेंट एजेंडाज अलग हैं, दोनों की सिस्टम भी अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पर प्राइमरली फोकस किया जाता है, अगेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो है जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बातें होती हैं, जबकि PRIs में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड ओरिएंटेड बातें होती हैं कि पहले लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी होता है। हालांकि सर्विस डिलीवरी तो दोनों का ही काम है, बट अगेन थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि जो बेसिक फंडा फिलॉसफी है वो थोड़ी सी अलग रहती है। यहाँ पर अगर बातें किया जाए तो मोर और लेस देखिए सिस्टम आपको सेम सा ही मिलेगा। डेफिनेशन मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ मिलेगी, कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी बनेगा। अब जैसे गांव में जो ग्राम सभा है वो ग्राम के बेसिस पर डिवाइड की जाती है, जबकि यहाँ पर वार्ड बनाया जाता है। तो वार्ड कमेटी होती है। जब वार्ड के लोग, जैसे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे बनाई जाती है विधानसभा के इलेक्शन में, वैसे यहाँ पर वार्ड बनाया जाता है। और वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 वहाँ का फिर पर्चे मिलते हैं और अल्टीमेटली लोग जा करके इलेक्शन अपना मतलब वोट का जो है अपना कंटेस्ट करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट, यहाँ पर भी SC ST OBC वुमेन सबको रिजर्वेशन दिया गया है। म्यूनिसिपल की ड्यूरेशन बताई गई, अगेन 5 ईयर की होती है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। टैक्सेस वगैरह के बारे में बताया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ऑडिट के बारे में बताया गया है। इलेक्शन के बारे में है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन। तो DPC के बारे में हम लोगों ने बातें किया था कि जिला परिषद के साथ में ये कनेक्ट होता है और यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी होती है। ये जो म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी होती है ये म्यूनिसिपल के साथ में कनेक्ट होती है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट भी करानी होती है। जिला परिषद के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि 4/5 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 1/5 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। MPC में 2/3 इलेक्टेड होते हैं और 1/3 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपैलिटी और बाकी ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। देख सकते हैं आप इसे अपनी बुक से एक बार पढ़ भी सकते हैं। तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और कुछ खास यहाँ पर है नहीं और इस वजह से जो होता है हम लोग स्किप कर रहे हैं, बिकॉज अगेन जो एग्जामिनेशन में पॉइंट है वो भी यहाँ से कुछ खास आता नहीं है और अगेन आने की कुछ खास संभावना है भी नहीं। जो भी आएगा वो देखिए बेसिक फिलॉसफी को लेकर के आएगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के आ सकता है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है वो हमारी आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट एरिया, दिस इज सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसे शुरुआत में केवल और केवल एक प्रैक्टिस के रूप में रखा गया था। एक्चुअल में ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। शुरुआत में क्या हुआ था कि हम लोगों ने ग्राम पंचायत बना लिया, PRIs बना ली, सब कुछ बना लिया। हम लोगों ने ट्राई किया कि रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एम्पावरमेंट हो जाए, लेकिन देखिए जब तक कोई बंदा फाइनेंशियली खुद से एम्पावर्ड नहीं होगा तब तक कोई भी एम्पावरमेंट आप कर दीजिए वो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं करेगा। इसीलिए जब भी सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं हमेशा हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। इवन विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी कैन नॉट से कि देयर विल बी सोशल डेवलपमेंट। और इसी कारण से सबसे पहले बातें की गई थी SHG की, सेल्फ हेल्प ग्रुप। दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप देखिए ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसी को फॉर्मलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कोऑपरेटिव बनाओ। और ये कोऑपरेटिव जैसे कि पार्ले जी बिस्किट है ना, तो पार्ले जी बिस्किट एक कोऑपरेटिव है। इसी वजह से इसका दाम आज तक 5 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ही मतलब लेस प्राइस्ड होता है। इसी तरीके से जो आपकी अमूल है, अमूल भी जो है आपका कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जो है पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे क्योंकि इन्हें बिजनेस एक्टिविटी करनी है
और यही जो कुछ लोग हैं ये अपना अब क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि फाइनेंसर्स को अपने अपने पैसे को जोड़ लेंगे और इसी जोड़े हुए पैसे से अब ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो एंटिटी है वो एक फॉर्मल एंटिटी है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, और वहीं दूसरी ओर जो एसएचजी है ये रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एसएचजी, दिस इज इनफॉर्मल एक्टिविटी। जब कोऑपरेटिव को बनाया गया तो ठीक है चीज़ें चल रही थी, बट यहाँ पर अगेन इनको भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए अल्टीमेटली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाई गई थी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, मतलब अभी रिसेंट का ही है। इस एक्ट के थ्रू अल्टीमेटली फिर कोऑपरेटिव को फॉर्म करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उन पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल क्या तरीके होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज इफ़ यू वांट टू ओपन एन एनजीओ, एक एनजीओ अगर आपको ओपन करना, आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे एनजीओ ओपन करना है, ठीक है ओपन कर लीजिए, चलाइए, क्या दिक्कत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनजीओ जब आप ओपन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको तमाम परमिशंस लेनी पड़ेंगी। मान लेते हैं कि आपने अभी एनजीओ रजिस्टर वगैरह नहीं कराया है, तो आपको कहीं पर भी, मान लेते हैं चाइल्ड रिलेटेड आपने एनजीओ खोला है, तो आप जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे आपको हमेशा परमिशन लेनी पड़ जाएगी कि यार हम जो है इस काम के लिए एनजीओ खोले हैं और इसलिए जो होता है हमें परमिशन चाहिए। आपको परमिशन के लिए हमेशा दौड़ना पड़ेगा, हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको फाइनेंसेस के लिए भी हमेशा जो है वो खोजना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ आपको सिर्फ आप जान रहे हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं जान रहा है, क्योंकि आपकी जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर ये रजिस्टर्ड रहेगी तो फिर बाकी लोग भी देख रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चैरिटी का काम करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दान करना चाहते हैं, और जब तक आपको जानेंगे नहीं तब तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सेम यही सारी चीज़ें कोऑपरेटिव की भी होती हैं। कोऑपरेटिव में कुछ लोग पैसा भी लगाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब मैनेज होंगी चीज़ें। और जब भी इस तरीके का फाइनेंस आना शुरू हो जाएगा, एक्सटर्नल फाइनेंस आना शुरू हो जाएगा, तो एक हो सकता है हमेशा एक प्रॉब्लम हो सकती है पॉन्जी स्कीम की। पॉन्जी स्कीम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन एनजीओज़ को भी इसी वजह से क्या होती है, ऑडिट कराई जाती है, मतलब एनुअल ऑडिट, एनुअल अपना जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो सब चीज़ें दिखाना होता है। और इस कारण से ये बेसिकली हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना इंपॉर्टेंट क्यों था, इनका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मनी इन्वॉल्व है, और इस वजह से अगेन इनको दिया गया। हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कुछ चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्या तरीका अपनाया जाएगा। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन कुछ खास आता नहीं है, इनफैक्ट प्रोबेबल भी नहीं ही है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। हाँ, यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन जाता है, पॉलिटी रिलेटेड नहीं बनता है कि इसमें क्या तरीके हैं क्या है, तो क्योंकि इसमें कुछ खास होता नहीं है। तो ये चीज़ पहले डेफिनेशन के बारे में बताया गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड ऑफिस बियरर। अगेन ये डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या रख रही है, कुछ जगहों पर 3 साल का होता है, कुछ जगहों पर 5 साल का होता है, डिपेंड करता है। देखिए अगेन कोई फिक्स नहीं होती ये चीज़ें। इलेक्शन ऑफ मेंबर के लिए डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सप्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्योरली मतलब बोर्ड मेंबर हैं। बोर्ड मेंबर जैसे क्या होता है कि जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, तो सेम वैसा ही बोर्ड यहाँ पर भी बात किया गया है बनाने के लिए। ऑडिट ऑफ अकाउंट होती है, कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग होती है, राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब तमाम फिर बाकी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बट इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेसिक फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए। स्टेट यहाँ पर मेन फंडे में आता है, मेन रोल में आता है, तो दैट इज़ द मेन थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के रूप में। नेक्स्ट इज़ शेड्यूल्ड एरिया, और ये हमारा आज का लास्ट डिस्कशन है एंड यहाँ के बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा। देखिए जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहती हैं ट्राइब्स। तो जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है 2 कारणों से। पहली चीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, और दूसरी चीज़ इनका ये फंडामेंटल राइट भी है। तो दिस इज़ देयर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट है, इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना है। अब इस कारण से हम लोगों ने किया क्या, पहले इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6।
कई लोगों को डिफरेंस हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि यार शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है। देखिए देयर आर एक्चुअली डिफरेंसेस। शेड्यूल 5 में लेजिस्लेटिव रिलेटेड बातें कही गई हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड बातें कही गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल बातें नहीं कही गई हैं, मतलब फाइनेंशियल पावर इनको नहीं दिया गया है। ऑन द अदर हैंड जो शेड्यूल 6 है, जहाँ पर मेमिता का मतलब हो गया मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम, ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल तीनों ही पावर दी गई हैं। और इसी कारण से जो शेड्यूल 5 के स्टेट है रिसेंटली, जैसे कि मणिपुर, डिमांड कर रहा है कि हमें भी शेड्यूल 6 में इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल पावर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। समझ आ गया शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं हम लोग जरा आर्टिकल्स को लेकर के। 244 में शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, और इसी में बात किया गया फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ खास होता नहीं है। अब जैसे अगर बात किया जाए, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, इनकी जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर डिलिमिटेशन करने का जो काम होता है वो किया जाता है गवर्नर साहब के द्वारा। लेकिन ये गवर्नर साहब अपने मन मर्जी से नहीं करते हैं, ये करते हैं प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन के बाद। तो प्रेसिडेंट साहब की यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है, फिर उसके बाद से यहाँ पर गवर्नर साहब कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से फ्री होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, यहाँ पर इनका खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेगी। तो इसके लिए होता है TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो दिस इज़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और ये जो ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पैरिटी में होती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के एक तरीके से बराबरी पे होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड आता है और TAC को भी फंड्स आते हैं, तो दोनों ही फंड्स आते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो शेड्यूल्ड ट्राइबल इलाके हैं, जहाँ पर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम, यहाँ पर देखिए जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ पर तो पावर दी गई है प्रेसिडेंट साहब को कि डिलिमिटेशन या जो कुछ भी करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रेसिडेंट साहब। लेकिन जो असम है, यहाँ पर थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर दिया गया है गवर्नर साहब को। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। असम के साथ में थोड़ी सी अलग पावर है, स्पेशल पावर है, बाकी सबके साथ में डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं प्रेसिडेंट साहब के पास ही होती हैं, ठीक है। इनके पास में जो पावर्स हैं, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट राइट्स हो गए। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं लैंड ओरिएंटेड बॉडी है, माइनिंग अगर करना है या कुछ भी करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल्ड एरिया के जो ग्राम सभा होती है, यहाँ की जो ग्राम सभा होती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, तब जा कर के आप जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, इसमें टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। तो देयर आर 20 मेंबर्स। इस 20 मेंबर में जो 3/4 होते हैं वो तो ट्राइबल होने चाहिए। दिस शुड बी फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। जो भी डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ से होनी चाहिए। और जो बचे हुए 1/4 मेंबर होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। दे आर, एक सेकेंड यार, यस, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। और ये लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। आपस में ये लोग मिलकर के इलेक्शन करा लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें, ये सब नॉमिनेशन एवरीथिंग किससे रिलेटेड है, ये सब गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर जाने क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है रिलेटेड विद शेड्यूल्ड एरिया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने PRI यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल एरिया, और इस वजह से एक्सटेंड करने के लिए हमें अलग से एक एक्ट पास करना पड़ा 1996 में, और इसको बोलते हैं हम लोग पेशा एक्ट, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़। पार्ट 9 में प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है जो 5th शेड्यूल एरिया के हैं, और इस वजह से एक्सटेंशन किया गया था एक्ट बना करके, मॉडिफाई करके। और इस तरीके से यहाँ पर भी बात की गई है ग्राम सभा को लेकर के, ग्राम जो भी एरियाज़ हैं उनको लेकर के बनाया गया है कि पंचायत किस तरीके से एक्सटेंड की जाएगी। तो ये चीज़ है जो कि रिलेटेड विद दिस पेशा एक्ट है। तो पेशा एक्ट की जो बेसिक प्रोविजंस है उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ खास डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है नहीं, और मोर लेस चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ गलत है, ये होती है 21 ईयर।
सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो हम लोगों ने बात किया ही था कि रिमाइंडर पीरियड के लिए होती है, तो इस वजह से आंसर केवल और केवल बी हो जाएगा, दूसरा ही करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए बेसिक प्रोविज़न को रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पीछे कोई खास फिलॉसफी या कोई सिस्टम नहीं है, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बेसिक फिलॉसफी को लेकर के क्वेश्चन बनेगा या फिर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के हिस्ट्री में क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, लैंग्वेज को लेकर के सिंपली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज़ गुजराती, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, और बताना है इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा क्या इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम चैनल पर या फिर ईमेल करके पूछिएगा। ठीक है, दिस इज़ रिवीजन सीरीज एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो आप चीज़ों को देखिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, देन ऑब्वियसली यू कैन सेंड दैट एंड वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन अ सेपरेट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।